डबल दिवाली धमाका बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी ने पेश किया है। जी हां, अमित शाह की रणनीति और नरेंद्र मोदी का कैंपेन, दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है। अब इंतजार है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और महाराष्ट्र में इंतजार यह भी कि किसके साथ बनेगी सरकार। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है। तो बड़ी खबर हरियाणा और महाराष्ट्र से यह कि बीजेपी की सरकार बन रही है। बड़ी खबर यह कि रणनीति जो अमित शाह ने बनाई या जो फैसले लिए गए साथियों को छोड़ने के, उन फैसलों से नुकसान नहीं हुआ है। उन फैसलों से नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि याद कीजिए, महाराष्ट्र में बीजेपी को शिवसेना कितनी सीटें देने को तैयार थी, जितनी देने को तैयार थी उतनी तो बीजेपी ने अपने दम पर जीत ली हैं और शिवसेना 63 पर सिमट गई है, 63 पर ही रह गई है। क्या कह रहे हैं आंकड़े, बता रही है नेहा? किशोर, बिल्कुल जैसा आपने कहा, महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह बड़ी कामयाबी। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, जहां बीजेपी को 123 सीटें मिली हैं। बीजेपी गठबंधन को ये सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी ही सरकार बनाएगी, ये साफ हो गया है। 63 सीटें मिली हैं शिवसेना को, दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। तीसरे नंबर पर 42 सीटों के साथ कांग्रेस, बुरी हार ये कांग्रेस की रही है और 41 सीटों के साथ एनसीपी को भी करारी हार का सामना करना पड़ा है। एमएनएस के खाते में गई है महज 1 सीट और इसके अलावा जो अन्य हैं वहां पर उनके खाते में गई है 18 सीट। तो ये बड़ी तस्वीर महाराष्ट्र की निकल कर आ रही है, जहां 123 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिली हैं, शिवसेना 63, कांग्रेस 42। किशोर, और बड़ी खबर ये आ रही है कि संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हो गई है बीजेपी की और अब इंतजार इस बात का कि क्या फैसला सुनाया जाता है। महाराष्ट्र में क्या होगा, हरियाणा में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, महाराष्ट्र में किसके साथ बनेगी सरकार, शिवसेना से गठबंधन किन शर्तों पर होगा। विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। विकास, क्या खबर आ रही है बैठक से? देखिए, अभी बैठक खत्म हुई है और सभी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य धीरे धीरे पार्टी हेडक्वार्टर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी पार्टी हेडक्वार्टर के अंदर ही हैं और अमित शाह के साथ उनकी बातचीत चल रही है और बिल्कुल चलते चलते ये बातचीत चल रही है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी बीजेपी दफ्तर से निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग बीजेपी के तमाम पार्टी लीडर से, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं, उनके साथ इंटरेक्शन हो पाएगा। तो क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड में हुआ है, स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी हो पाएगी। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक के दौरान दो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो कि हरियाणा में और महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक दल की जो बैठक होगी उसके लिए जाएंगे और वहां पर मुख्यमंत्री पद के नाम का औपचारिक चुनाव होगा। हालांकि पार्लियामेंट्री बोर्ड में इस बात का फैसला आमतौर पर ले लिया जाता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा और पर्यवेक्षक फिर उसी के नाम की आम सहमति विधायक दल की बैठक में बनवाते हैं। तो थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में क्या हुआ है, कौन कौन पर्यवेक्षक बनकर विधायक दल की बैठक में हरियाणा और महाराष्ट्र जाएंगे। तो ये इंतजार रहेगा। और महाराष्ट्र में क्या, किसके साथ सरकार बनेगी, इसका फैसला अभी सुना दिया जाएगा? इस बात की संभावना अभी कम है कि किसके साथ सरकार बनेगी, क्योंकि जिस तरह से स्थिति बनी है उसके बाद फोन कॉल को लेकर जो एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का कहना है कि अमित शाह ने फोन किया और बीजेपी का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने फोन किया। ऐसी सूरत में अभी इस बात की संभावना कम नजर आ रही है, उम्मीद कम नजर आ रही है कि आज ही महाराष्ट्र में किसके साथ गठबंधन करेगी बीजेपी, इस पर स्पष्ट रूप से कुछ फैसला सामने आ सके। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी पर्यवेक्षकों का ऐलान कर देगी ताकि विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव किया जा सके, जो कि मुख्यमंत्री भी होगा। महाराष्ट्र में किसके साथ जाएंगे, स्पष्ट रूप से आज इस पर फैसला आना मुश्किल नजर आ रहा है। आखिरी वक्त में अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड में इस पर कोई स्पष्ट रूप से फैसला, कोई आम राय बन पाई होगी तो जरूर इसकी जानकारी हम आपको समय पर देंगे। लेकिन अभी स्थिति एकदम साफ है। महाराष्ट्र में बीजेपी को बाहर से एनसीपी समर्थन दे रही है, सरकार बनने में कोई भी रोड़ा नहीं है। लेकिन बीजेपी की प्राथमिकता है कि समान विचारधारा वाली शिवसेना बिना शर्त सरकार में अगर शामिल होना चाहती है तो उसका स्वागत होगा और इस बात की अगर शिवसेना की तरफ से तस्दीक होती है तो इस बात की घोषणा आज हो सकती है। नहीं तो फिर समय के साथ ही ये स्थिति साफ होगी कि बीजेपी शिवसेना के साथ सरकार बना रही है या एनसीपी का बाहर समर्थन लेके सरकार बनाएगी। तो इस पर नजर रहेगी कि क्या बताया जाता है। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद विकास भदौरिया वहां पर एबीपी न्यूज संवाददाता मौजूद, जो उन्होंने अभी ताजा जानकारी दी हमें। हमारे साथ बीजेपी से मीनाक्षी लेखी जी जुड़ रही हैं और कांग्रेस से हमारे साथ संजय निरुपम जी हैं। मीनाक्षी जी, पहले तो बधाई आपको, रणनीति भी सही बैठी और सीटें भी आई। दिवाली पर अच्छी खबर और समर्थन भी मिल ही रहा है, एनसीपी दे रही है, नहीं तो शिवसेना को साथ आना पड़ेगा।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और पूरे देश की जनता का, और ख़ास धन्यवाद महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता का, जिन्होंने एक अहम प्रश्न का उत्तर दिया है और अहम भूमिका अदा कर रहे हैं कि राज्य सरकारों में भी बदलाव आए। संजय निरुपम जी, नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है, मानेंगे? हाँ, इस पूरे ये आज जो दोनों राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं, ये कुछ नहीं है, लोकसभा चुनाव का एक तरह से एक्सटेंशन है। मोदी जी से लोगों की एक उम्मीद है, जिसकी वजह से उनको बड़ा जनादेश मिला है। निश्चित तौर पर उसी के हिसाब से मोदी जी ने खूब प्रचार भी किया। लेकिन हरियाणा में भले ही इनको पूर्ण बहुमत मिल गया, महाराष्ट्र में वो बहुत जोर से बोलते रहे कि पूरी बहुमत दीजिए, पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए, अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के साथ। लेकिन महाराष्ट्र ने पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं दी, बल्कि कोएलिशन पॉलिटिक्स के साथ ही खड़ा रहा। हाँ, हमारे खिलाफ फैसला है और इसको पूरी विनम्रता से मैं स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि लगातार 3 बार जीतने के बाद आपको एक बार हारना भी पड़ सकता है। तो महाराष्ट्र की जनता ने एक बदलाव के मूड में एक नई पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश क्लैरिटी नहीं दी है, एक कंफ्यूजन ही है। लेकिन ये फैसला जो है अमित शाह और जो टीम ने लिया, ये फैसला तो सही ही कहा जाएगा, क्योंकि इतनी ही सीटें लगभग शिवसेना देने को तैयार थी जितनी उन्होंने अपने दम पर जीत ली हैं। हमारे साथ शंकर ये है, क्यों शंकर, ये तो मानेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। अगर कोई पार्टी अपने पिछले टैली से 3 टाइम्स 3 गुना टैली लाती है और पहली बार इतने सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में उम्मीदवार उतारती है और उसमें यश पाती है, तो उसके लिए आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। और ये डायरेक्ट मोदी फैक्टर है। जिस तरह से अर्बन एरियाज में वोटिंग हुई है, जिस तरह से अर्बन क्या, रूरल क्या, हर कोई कहीं हर जगह नहीं, जिस तरह से विभिन्न रीजन्स जो महाराष्ट्र के हैं वहाँ पर इन्होंने सक्सेस पाया है, उसका क्रेडिट सीधे तौर पर जो लोगों की उम्मीद मोदी जी के साथ जुड़ी हुई है उसको देना चाहिए। क्या वजह है मीनाक्षी जी? क्या ये पुरानी तरह का जो आकलन है, विश्लेषण है, वो अब बदल चुका है? राजनीति कुछ और तरीके से हो रही है, जैसा नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं, ये जाति पे वोट या क्षेत्रवार वोट, ये मानती हैं आप? ये क्या वजह रही जो इस तरह की सफलता रही है? देखिए, इस तरीके की सफलता का एक ही कारण है कि पिछले 30 वर्षों में भारत की राजनीति जिस तरीके से चली उससे जनता नाखुश है, और साथ ही मोदी जी के नेतृत्व को अहम भूमिका जो है और विश्वास, क्योंकि किसी भी नेता के लिए सबसे अधिक जो आवश्यक होती है वो क्रेडिबिलिटी की होती है और विश्वास की होती है, और जनता का विश्वास मोदी जी में जिस प्रकार का और है। और संजय निरुपम जी जो बिंदु उठा रहे हैं, मीनाक्षी जी, संजय निरुपम जी जो बिंदु उठा रहे हैं कि आप बहुमत की सरकार मांग रहे थे, वो लेकिन जनता ने नहीं दी। देखिए, बहुमत की सरकार अब मैं कहूंगी तो लगेगा कि अब चुनाव के बाद मैं कह रही हूं और छोटा मुंह बड़ी बात ना हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये फैसला जो लिया गया, जो शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन खत्म हुआ, वो थोड़ा आखिर की तरफ था। तो जो तैयारी बाकी जगहों पे हो सकती थी उसमें कहीं कमी पेशी रही, लेकिन मोदी जी और अमित शाह की जो स्ट्रैटेजी है या काम करने का जो तरीका है, वो उस पड़ाव को भी पार कर लेते अगर इस बात में थोड़ा पहले तय किया होता। लेकिन शिवसेना हमारे पुराने साथी रहे हैं, एनसीपी भी ऑफर कर रही है, तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, ये निश्चित है। तो संजय जी देखिए, अपने दम पर ना बन पा रहे हो, लेकिन अपनी शर्तों पर तो बीजेपी की सरकार बनी रही है, तो ये तो आप मानेंगे? इसमें नहीं मानने जैसी क्या बात है, मानना ही पड़ेगा। बड़ा विषय क्या है कि भारतीय जनता पार्टी चीन की तरह एक विस्तारवादी पार्टी बन गई है। कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, ये एक उनकी कल्पना है। वो बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, अभी आने वाला समय बताएगा। और कितना आने वाला और कितना समय बताएगा? जिस तरीके से विस्तारवाद का कार्यक्रम अपनी अलाइज के एक मिनट जब मेरी बात होने दीजिए, उस सवाल का भी जवाब दे दूंगा आपको। विस्तारवादी कार्यक्रम जो उनका चल रहा है, उस कार्यक्रम में अपने जो सहयोगी दलों को जिस तरीके से वो निपटाते जा रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में और कुछ नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नया ध्रुवीकरण तैयार हो सकता है। और किसी भी केंद्र के सत्तारूढ़ दल को इतना ज्यादा सत्ता के लोभ में अपने तमाम साथियों को ठुकराने का कार्यक्रम नहीं चलाना चाहिए। एक दूसरा जो आपने सवाल बीच में पूछा है, उसका जवाब संजय जी, इस देश में आजादी, संजय निरुपम जी, देश के विकास, एक मिनट पूरी बात हो जाने दीजिए। संजय एक मिनट
मिनट एक मिनट मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। नहीं, विस्तारवादी बात बाद में, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड ना मेरी बात हो जाने दीजिए, मेरी बात चलिए संजय जी मेरी बोलिए। बात नहीं, मेरी बात हो जाने दीजिए प्लीज प्लीज। हाँ जी बोले संजय जी, बोले। मुद्दा क्या है कि जो बार बार, हाँ, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, देश के विकास में भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश के रगों में कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस से मुक्त भारत को आप नहीं कर सकते। ये एक टेम्पररी एक अरेंजमेंट है, क्षणिक व्यवस्था है, और ये क्षणिक व्यवस्था कितने दिनों में पूरी होगी अभी मैं नहीं कह सकता। लेकिन आपको लग रहा है कि इस राज्य में भी हार गए, उस राज्य में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम हार रहे हैं लेकिन आगे जाके जीतेंगे भी। अब तो पूरी जवाबदारी बीजेपी के ऊपर है। बीजेपी ने जो उम्मीद जगाई उन उम्मीदों को पूरी करे, नहीं करेगी तो जनता उसी तरीके से इनके खिलाफ भी एक फैसला देगी। अब आप सवाल पूछिए। मैं पहले तो मीनाक्षी जी से मैं इसका जवाब चाहूंगा जो आपने कहा है। मीनाक्षी जी, देखिए, मेरा जवाब बहुत स्पष्ट है कि 67 साल में अगर आप बाकी देशों को देखें जो हमारे आसपास ही आज़ाद हुए थे, जो आज़ादी के नाम पर इन्होंने 67 साल तक देश को गुमराह किया और गलत राजनीति चलाई, उसके जो परिणाम है हम सबके सामने है। और जनता आज जागृत है। जनता आज धर्म जाति सबसे ऊपर होकर भारत के विकास और सिर्फ भारतीयता के नाम पर वोट दे रही है। और इसीलिए मोदी जी का सिक्का चल रहा है, क्योंकि जनता परेशान है, प्रताड़ित अपने आप को महसूस करती है। आप इजराइल का उदाहरण लें, आप साउथ कोरिया का उदाहरण लें, आप चीन का उदाहरण लें, ये सब में रेवोल्यूशन आए या आज़ादी प्राप्त हुई वो 1950, 1952, 1948 इसके आसपास के ही ये देश निर्मित हुए। लेकिन बावजूद उसके वो लोग कहाँ पहुँचे और हम लोग कहाँ पहुँचे, जबकि हमारी जो समृद्धि है वो उन सबसे कहीं अधिक है, चाहे वो संसाधनों की हो, चाहे बौद्धिक तत्वों की हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी की हो। हम कहीं आगे होते हुए भी अमीर देश के गरीब नागरिक हैं। तो ऐसे में जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ लोगों ने वोट दिया है और उस व्यवस्था को ठीक करने में भले ही समय लगे लेकिन वो ठीक अवश्य होगी। हाँ, तो चुनाव नतीजों पे ही रहते हैं, ये बहुत व्यापक बहस है जिस पे आप जा रहे हैं। हाँ संजय जी, आप ये कह रहे हैं कि बदलाव के लिए किया। मुझे ये बताइए, कांग्रेस रूल स्टेट में ही क्यों बदलाव हो रहा है? मध्य प्रदेश में क्यों बदलाव नहीं होता? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं होता? गुजरात में क्यों नहीं होता? और रही बात विस्तार की, तो वो हर पॉलिटिकल पार्टी विस्तार करना चाहती है, आप भी करना चाहते हो, एक बड़ी बात तो है नहीं। तो मैंने इस पर कोई विस्तार के कार्यक्रम पे कोई ऐतराज नहीं किया, मैंने तो सिर्फ एक टिप्पणी की है। रह गई बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में हम लगातार 3 बार से हम जीत रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वहां भी 3 ही बार जीते हैं। अब चौथी बार जीतेंगे तब समझ में आएगा ना। और चौथी बार हम जीतने नहीं देंगे क्योंकि अब हम अपोजिशन में, अब हम भी काम करना शुरू करेंगे। हम भी जनता का विश्वास कहीं कम हुआ है, इसको मैं स्वीकार कर रहा हूं। अब ये विश्वास क्यों कम हुआ इसको समझने की आवश्यकता है और इस विश्वास को पुनः जीतने के लिए हम दिन रात मेहनत करके खड़े होंगे। संजय, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूं कि नहीं 1966 से आप तमिलनाडु से बाहर हैं, 1989 से आप यूपी से बाहर हैं, 1990 से आप बिहार से बाहर हैं, 1990 से आप गुजरात से बाहर हैं, 1977 से आप वेस्ट बंगाल से बाहर हैं। तो ये जो क्षणिक जो बात आपने कही वो थोड़ा पटता नहीं है। तो क्या करें, हम आपकी राय मान लें कि हम सब बाहर हो गए? अब नहीं, जनता की राय देखिए ना, जनता की राय देखिए। आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने किया है, लेकिन जनता ने उस पर मोहर लगाई है। बीजेपी ने कोशिश की विस्तार करने की, जनता ने उस पर मोहर लगाई है। मैं स्वीकार कर रहा हूं कि जनता का यह फैसला है और अब अंततः हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और लोकतंत्र में जनता का फैसला आपको स्वीकार करना है। लेकिन जहां तक भारत के विकास के संदर्भ में, मैं रोक रहा हूं आपको 1 मिनट संजय जी, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है। उधर संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हुई है और अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक अब भी जारी है। तो अब जो बैठक हो रही है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बीच हो रही है, अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के बीच। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया जुड़ रहे हैं। विकास, 15 मिनट हो गए ये इस बातचीत को शुरू है।
जी हाँ, और ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो डिसीजन हुए होंगे उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है। हालांकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक महत्वपूर्ण फैसला ये हुआ है कि जो महाराष्ट्र और हरियाणा के विधायक दल की बैठक होनी है उसके लिए राजनाथ सिंह को महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक बनाया गया है और वेंकैया नायडू को हरियाणा का पर्यवेक्षक बनाया गया है। लेकिन इस फैसले के बाद भी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले तकरीबन 10 मिनट से एक साथ बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण पल है ये। इस दौरान हो सकता है कि आगे की रणनीति बनाई जाए, महाराष्ट्र पर क्या फैसला लेना होगा, किस तरह एग्जीक्यूट करना होगा। ये बेहद महत्वपूर्ण क्षण है और ये इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है राजनीतिक हलकों में भी, क्योंकि ये बैठक काफी कुछ तय करेगी कि अगले 2-3 दिन में बीजेपी किस तरह से कदम आगे बढ़ाएगी। आमतौर पर पार्लियामेंट्री बोर्ड विधायक दल की बैठक कब होगी? जी, विधायक दल की बैठक अभी एकदम स्पष्ट रूप से सामने नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कल या परसों विधायक दल की बैठक हो सकती है। थोड़ी देर में इसकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन पर्यवेक्षकों के नाम सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र में राजनाथ सिंह जाएंगे और वेंकैया नायडू को हरियाणा में भेजा जाएगा पर्यवेक्षक बना के। विकास, जैसे आपने ये दो नाम लिए, हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर साहब यहाँ मौजूद हैं जो इन दोनों नामों पर कुछ कहना चाह रहे हैं। राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक भेजना महाराष्ट्र का क्या कुछ संकेत है इसमें? बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता है उद्धव ठाकरे के साथ उनके इक्वेशंस बहुत अच्छे रहे हैं। मैं रोक रहा हूँ आपको, राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। के पास जाएंगे कि एनसीपी की तरफ से जो भारी सपोर्ट देने को भी तैयार है? नहीं, अब देखिए सपोर्ट कौन करता है। वैसे एनसीपी ने तो अपनी तरफ से घोषणा की है कि हम बाहर से सपोर्ट करने को तैयार हैं। बात होगी हरियाणा में क्लियर कट मेजोरिटी है। क्लियर कट मेजोरिटी के तौर पे किसको आप? अब मुख्यमंत्री के संबंध में ऑब्जर्वर्स वहां जाएंगे और उसके बाद जो है फैसला होगा। नहीं, अभी कोई किसी के बारे में घोषणा नहीं किया। महाराष्ट्र जाने का क्या मतलब है? बिल्कुल, क्योंकि अभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है उद्धव ठाकरे और शिवसेना के साथ उनके पुराने संबंध रहे, बहुत अच्छे इक्वेशंस है। बीजेपी के अंदर भी सारे चीज़ों को वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उनके पर्यवेक्षक रूप में जाना ये शिवसेना बीजेपी के रीअलाइनमेंट के लिए एक शुभ संकेत है। एक महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगती है कि पहले भी कहा गया था, जो पार्टी के नेता हमारे अभी चैनल पे आए थे, कि एनसीपी जो समर्थन की बात की है, इस पर तो संसदीय बोर्ड में फैसला होगा कि इनका समर्थन लेना है नहीं लेना। लेकिन अभी राजनाथ सिंह ने फिर ये बात कही है कि एनसीपी ने भी वैसे समर्थन दे रखा है बाहर से, यानी ये प्रस्ताव अभी भी स्टैंड करता है, इसको नामंजूर नहीं किया गया। और ये एनसीपी की इतनी सीटें आना कि शिवसेना के सामने रखा जा सके कि अगर आप नहीं आते हैं तब भी समर्थन तो मिल ही रहा है, ये अपने आप में बीजेपी के लिए एक और वरदान आया है इन 123 सीटों के साथ। मीनाक्षी लेखी जी हमारे साथ बनी हुई हैं, संजय निरुपम हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ यहाँ मौजूद। अभी बड़ी खबर ये कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बैठक हो रही है। संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म होने के बाद इसके बाद क्या निकलता है, क्या पता चलता है, ये देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए आप एबीपी न्यूज पर।